اضرب 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 اضرब। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जब अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ जंग छेड़ देंगे तब ईरान विल बी द वन दैट कम्स आउट ऑन टॉप। ईरान हराएगा, यूएसए एंड इजराइल की कंबाइंड फोर्सेस को मिलकर हराएगा। किसी ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में कितने सारे देशों को तो निपटा दिया, एट द बिहेस्ट ऑफ इजराइल निपटाया। एंड इसमें से सबसे बड़ा देश था इराक, लिबिया, सीरिया। जब इन सब देशों को जिस तरीके से अटैक किया, एकदम ही वन साइडेड वॉर था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि भाई ईरान इस तरीके से compete कर पाएगा अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इजराइल। एंड देखो, पिछले 1.5 साल से तो हम ही बता रहे हैं इस चैनल पे कि ये वाला वॉर होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। और अगर ईरान की बात की जाए तो वो तो इस वॉर के लिए प्लान कर रहे हैं, 20 साल से ऊपर हो गए उनको इस वॉर की प्लानिंग करते हुए। एंड ये सब दिख रहा है, आज के डेट में दिख रहा है। उन्होंने एक डिस्प्रपोर्शनेट वॉर लड़ा है, एंड सिर्फ हथियारों के साथ नहीं, उन्होंने दिमाग के साथ खेला है। अमेरिका और इजराइल को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका है ईरान कि प्लैनेट लैब्स एक कंपनी है जो कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करती है वहां के पूरे रीजन के लिए, उस पर इंडेफिनेट बैन लग चुका है। वो कंपनी रिलीज ही नहीं करेगी इमेजेस। एंड ये देखो, ये ईरान के लिए, चाइना के लिए, रशिया के लिए है नहीं ये बैन, ये आप और हम लोगों के लिए है, ताकि हम लोग ये ना देख पाए कितना तहस नहस हो चुका है सब कुछ, चाहे वो अमेरिकन बेसेस हो चाहे इजराइल हो। अगर एक ही दिन की बात की जाए तो 27 मार्च को जब ईरान ने यूएस के एक बेस को अटैक किया सऊदी अरेबिया के अंदर, तब उनका एक एवैक्स एयरक्राफ्ट खत्म हो गया एंड 7 KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर्स या तो खत्म हो गए या बुरी तरीके से डैमेज हो गए। अगर आप उस एक दिन को ही पकड़ो तो अमेरिका ने खो दिया एक एवैक्स एयरक्राफ्ट जिसका कॉस्ट रहेगा रफली 700 मिलियन। एंड 3 अगर मान ले कि हमने 3 उन्होंने KC-135 एयरक्राफ्ट्स को खत्म किया तो एक ही दिन में $1.5 बिलियन का नुकसान किया अमेरिका को ईरान ने। ऐसा एक और काला दिन रहा अमेरिका की मिलिट्री में जब ये लोग एक पायलट को रेस्क्यू करने गए थे। असल में वो पायलट रेस्क्यू मिशन तो था ही नहीं। असल में वो चाह रहे थे कि जो इनरिच्ड यूरेनियम रखा है ईरान में वो हम किसी तरह रिकवर कर लें। एंड उसका सबूत इसमें मिलता है कि ये HC-130 जो इनके बेसिकली ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसको यूज करा था उन्होंने इस मिशन में। उस एक रिकवरी मिशन में एक दिन के अंदर इतने भारी नुकसान उठाए अमेरिकन ने। 2 HC-130 ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है $200 मिलियन, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स $60 मिलियन, 2 और हेलीकॉप्टर $60 मिलियन के रफली, इनके 2 MQ-9 रीपर ड्रोन्स इनका भी नुकसान हुआ, 4 हेलीकॉप्टर लिटिल बर्ड्स उसका नुकसान हुआ। ऑलमोस्ट $500 मिलियन का नुकसान एक ही दिन में। एंड अगर आप इजरायली मीडिया को भी देख लो तो वो खुद भी बता रहा है कि $386 मिलियन का तो नुकसान हुआ ही हुआ। इसके अलावा यूरेशियन टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका के 3 F-15E जो स्ट्राइक ईगल्स एयरक्राफ्ट है उसका नुकसान हुआ, 1 A-10 वॉर्थॉग एयरक्राफ्ट उसका नुकसान हुआ, एक एवैक्स एयरक्राफ्ट, 2 MC-30s एंड कम से कम 14 से 15 MQ-9 रीपर ड्रोन्स। इसके अलावा 7 और एयरक्राफ्ट कम से कम डैमेज हुए, जिसमें से 5 थे KC-135 ये रिफ्यूलिंग टैंकर्स, एक F-16, एक F-35। तो ये तो बहुत ही चौंका देने वाली बात है कि इनके पास एक ऐसा MQ-4C ट्राइटन ड्रोन है जिसका कॉस्ट है $240 मिलियन। मतलब एक F-35 जेट से 3 गुना है इसका कॉस्ट। इसके अलावा जितनी भी आंखें थी अमेरिकन मिलिट्री की उस पूरे रीजन को मॉनिटर करने के लिए, बेसिकली इनके जितने भी रेडार्स थे उसको भी ध्वस्त कर दिया ईरान ने। बताया जा रहा है कि ये रेडार्स वर्थ ऑलमोस्ट $3 बिलियन थे। एंड अगर हम इस पूरे वॉर की स्टार्टिंग को अगर देखें तो ये फुटेज सबसे ज्यादा आइकॉनिक है जो आपने वीडियो के स्टार्ट में भी देखा, कैसे एक $20,000 का ड्रोन $1 बिलियन वर्थ ऑफ रेडार को खत्म कर देता है, अपने एनिमी को अंधा कर देता है। एंड ये रेडार खत्म करने का मतलब क्या हुआ, वो पूरा बैटलस्केप जो देख सकते होते वहां पे उस रीजन का, वो नहीं देख पा रहे। जितने भी इनके एयर डिफेंस सिस्टम थे, चाहे वो इजराइल का आयरन डोम हो या इनकी थार्ड मिसाइल्स हो, ये सब के सब उस रेडार पर डिपेंडेंट थे। तो जब आपने उसके रेडार को ही खत्म कर दिया, आपने इफेक्टिवली इनके एयर डिफेंस सिस्टम को भी खत्म कर दिया। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो इजरायलीज जानते हैं। उनको पहले घंटों पहले वार्निंग मिल जाती थी कि ईरान ने एक मिसाइल लॉन्च की है। अब तो हालत ये हो गई थी कि कोई वार्निंग भी नहीं थी, एंड अगर वार्निंग थी तो बहुत ही कम टाइम की। एंड यहाँ पे ईरान की स्ट्रैटेजी को दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द वॉर में उन्होंने यूज करी अपनी पुरानी मिसाइल्स एंड बहुत सारे ड्रोन्स। उन्होंने कुछ एडवांस्ड मिसाइल्स भी यूज करी। इसका रिजल्टेंट ये निकला कि अमेरिका एंड इजराइल ने अपना, उनके पास काफी जितना जो स्टॉक था एयर डिफेंस मिसाइल्स का, उसको पुरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स में ही यूज कर लिया। इसका मतलब बाद में जब असली मिसाइल्स बाहर आई, जो इनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी,
उसको इंटरसेप्ट करने के लिए इनके पास कोई मिसाइल्स ही नहीं बची। मतलब पहले 16 डेज ऑफ वॉर में ही अमेरिका और इजराइल ने 11,000 से ज्यादा म्यूनिशन यूज करे, जिसका टोटल कॉस्ट था 26 बिलियन। एंड देखो, जैसे कि प्रोफेसर टेड पोस्टॉल हमें बताते हैं कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, उन्होंने उसको बहुत ही बुरी तरीके से यूज किया। वो इसको यूज करते गए फॉर मिसाइल्स, वेयर जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो मिसाइल्स इंटरसेप्ट ही नहीं कर सकता। उनका एयर डिफेंस बहुत अच्छा है इंटरसेप्ट करने के लिए रॉकेट्स एंड ड्रोन्स, बट नॉट मिसाइल्स। तो इजरायलीज ने खास तौर पे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए अपनी काफी जितनी भी डिफेंसिव मिसाइल्स थी वो यूज कर ली। तो जब लेटर स्टेजेस ऑफ वॉर में जब ईरान ने और ज्यादा रॉकेट्स और ड्रोन्स उन्होंने लॉन्च करने चालू कर दिए, खास तौर पे हिजबुल्लाह भी साइमल्टेनियसली ये सब चीजें करने लगा, तब इजरायलीज के पास एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं बचा था इनको इंटरसेप्ट करने के लिए। एंड अगर इंटरसेप्शन रेट के बारे में बात करें तो हारेट्स, एक नॉन इजरायली न्यूज़पेपर, ही हमें बता चुका है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ मिसाइल्स जो हैं ईरान की, दे वर गेटिंग थ्रू। अगर प्रोफेसर टेड पोस्टॉल का नंबर देखें तो वो बताते हैं कि 90% वर गेटिंग थ्रू। असलियत तो ये है कि ईरान एक डिसप्रपोर्शनल वॉरफेयर लड़ रहा है, 21st सेंचुरी का वॉरफेयर लड़ रहा है। एंड उसके जो एनिमीज है अमेरिका और इजराइल, वो पिछले सदी का वॉरफेयर लड़ रहे हैं। अमेरिकन एंड इजरायलीज यूज करते हैं एयरफोर्स, ठीक है, वेयरएज ईरानियंस यूज करते हैं ड्रोन फोर्स एंड मिसाइल फोर्स, जिसमें ना तो आदमी लगता है, एंड अगर आप देखो तो इनके ड्रोन्स एंड मिसाइल्स ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जो इनका शहीद ड्रोन है ये कॉस्ट करता है एनीथिंग बिटवीन $20,000 to $50,000, वेयरएज अमेरिका की जो टोमाहॉक मिसाइल्स हैं वो कॉस्ट करती हैं $2 million ईच। इनफैक्ट ये जो शहीद ड्रोन है ईरान का, ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि रशिया ने उनकी टेक्नोलॉजी एक्वायर कर ली एंड उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ किया अगेंस्ट यूक्रेन इन द रशिया यूक्रेन वॉर। इतना ही नहीं, ईरान ने एंड खास तौर पर हिजबुल्लाह ने यूज़ करे ये FPV ड्रोन्स। अब ये FPV ड्रोन ऐसा है कि आप इसको ऑलमोस्ट लाइक अ वीडियो गेम, एक रिमोट कंट्रोल की तरह यूज कर सकते हो VR गॉगल्स लगा के। एंड ये बहुत ही इफेक्टिव थे, खास तौर पे इजरायली टैंक्स को ध्वस्त करने के लिए। उनके जो मिरकावा टैंक्स हैं, विच इज ऑल्सो बिलीव्ड कि वो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी के हैं वो टैंक्स, पर इन FPV ड्रोन्स के सामने वो बिल्कुल भी नहीं टिक पाए। हिजबुल्लाह ने खास तौर पर यूज करे ATGMs, विच आर बेसिकली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। ये बेसिकली लॉन्च हो सकती है एयरक्राफ्ट से, लैंड व्हीकल से, या इन्फेंट्री भी लॉन्च कर सकती है। इन ATGMs की खास बात यह है कि इनके अंदर रहता है एक गाइडेंस सिस्टम, जो कि बेसिकली लेजर गाइडेड हो सकता है, एक टेलीविजन कैमरा रहता है या वायर गाइडिंग रहती है। एंड इन्होंने इसको भी बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया इजराइल के टैंक्स को खत्म करने के लिए। यहाँ पे थोड़ी बात इंडिया की भी कर लें कि भाई हम कितने बड़े लैगर्ड हैं व्हेन इट कम्स टू द 21st सेंचुरी वॉर। हमारे पास यहाँ पे कोई ड्रोन्स बनाने की ढंग की फैक्ट्री नहीं है, हमारे पास ड्रोन्स की खुद की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, हम बहुत ही कम मैन्युफैक्चर करते हैं ड्रोन्स कंपेयर्ड टू से ईरान, चाइना, एनीवन। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ द ड्रोन्स जो हम इंडिया में बनाते हैं उसके अंदर की टेक्नोलॉजी तो चाइना से ही आती है। तो हम इन सब मामलों में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अब आप देखो ईरान की जो मिसाइल्स हैं उनका कॉस्ट कितना है। ऑलमोस्ट जो मिड पॉइंट बताया जा रहा है उनके मिसाइल के कॉस्ट का, वो है $400,000। यही एक रीज़न है कि वो लोग इतने इफेक्टिवली ये वॉर लड़ पा रहे हैं, क्योंकि एक तो उनका कॉस्ट इफेक्टिव है, जो भी इक्विपमेंट वो बना रहे हैं, इसीलिए लार्ज नंबर्स में वो बना पा रहे हैं। एंड इसमें हर टाइप की मिसाइल्स हैं विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रेंजेस। एंड इनकी 2 टाइप की मिसाइल्स हैं जो कि बेसिकली क्लस्टर एम्यूनेशन है, कदर एंड खोरमशहर। इन्होंने तो आतंक मचा दिया इसराइल के अंदर। कुछ भी करके वो चाहे जो भी कर लें, दीज मिसाइल्स दे आर इनडिफेंसिबल। आप उनके खिलाफ कोई डिफेंस नहीं कर सकते, चाहे जितना भी अच्छा आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम हो। तो ये क्लस्टर मिसाइल्स क्या है? जाती तो एक ही मिसाइल है, फिर उसके बाद वो बहुत सारे छोटे छोटे बॉम्ब्स में सेपरेट हो जाती है। तो भाई आप इसके अगेंस्ट डिफेंड कैसे करोगे? तो अब आपने देख लिया कि जो ईरान की मिसाइल्स हैं वो अराउंड $400,000 कॉस्ट करती हैं, जो इनके ड्रोन्स हैं वो कॉस्ट करते हैं अराउंड $20,000 to $50,000। अब आप ये देखो कि जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, इन बेसिकली मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए USA और इसराइल की, उनका क्या कॉस्ट है। इनके जो सबसे सस्ते इंटरसेप्टर्स हैं इसराइल के, उनका कॉस्ट है अराउंड $40,000 to $50,000। फिर जो डेविड स्लिंग में, जो बेसिकली उनके आयरन डोम सिस्टम का पार्ट है, उसमें स्टनर मिसाइल्स जो यूज होती हैं, उसमें एक मिसाइल का कॉस्ट है $1 million। एंड आयरन डोम सिस्टम के सबसे ऊपर जो मिसाइल्स रहती हैं, एरो 3, इसका कॉस्ट है एक मिसाइल का $33 million। एंड IDF के फॉर्मर फाइनेंस चीफ ही बताते हैं कि 2024 अप्रैल में जब 6 घंटे के लिए ईरान ने मिसाइल्स फायर की थी इसराइल के ऊपर, तब उसी का खर्चा आया था उसको डिफेंड करने का ऑलमोस्ट $1.1 billion। एंड अब ये तो वॉशिंगटन पोस्ट भी रिपोर्ट कर चुका है कि भाई $285 million
हर रात का खर्चा है, हर रात का खर्चा इन ईरानियन मिसाइल्स के अगेंस्ट डिफेंड करने के लिए। एंड ये डिस्प्रपोर्शनेट वॉरफेयर और भी ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है जब आप ये देखो कि जो अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें दो टाइप के हैं, एक पेट्रियट और एक थार्ड। पहले पेट्रियट की बात करते हैं। यहाँ पे एक मिसाइल का कॉस्ट है $5 मिलियन एंड जो इन्होंने अरब कंट्रीज को चेपा है वो चेपा है एट अ कॉस्ट ऑफ $12 मिलियन। इतना बुरा किसी ने नहीं हमको चेपा होगा जितना अमेरिकन ने इनको चेपा है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स थोड़ी ऐसी आती है इसमें कि जो 400 ईरानियन मिसाइल्स हैं उनके अगेंस्ट डिफेंड करने के लिए इन पेट्रियट मिसाइल्स के साथ, जो कि काम भी नहीं करी बाय द वे, ऑलमोस्ट था $2 बिलियन अमेरिकन के लिए एंड $4.8 बिलियन ये सऊदीज के लिए या अरब कंट्रीज के लिए जिनको उन्होंने बेसिकली लूट लिया, आई वुड से। एंड इससे भी सुपीरियर है इनके थार्ड इंटरसेप्टर्स जिसकी एक मिसाइल का कॉस्ट है $12.7 मिलियन। एंड इतना ही नहीं, जो अगर पूरा आप कंप्लीट पैकेज लोगे, ठीक है, ये पूरा थार्ड बैटरी उसके साथ 6 लॉन्चर्स 48 इंटरसेप्टर्स, तो उसका टोटल कॉस्ट आता है बिटवीन $1 to $1.8 बिलियन। मतलब एक ईरान का $20,000 का शहीद ड्रोन जो कि इतना ज्यादा डेडली है एंड इतना ज्यादा प्रिसाइज है, ये देखो अमेरिका के एवैक्स एयरक्राफ्ट के साथ इसने क्या हशर किया था, या दुबई के बहरेन के एक होटल रूम के अंदर एकदम पिन पॉइंट स्ट्राइक करता है ये ड्रोन। $20,000 का ये ड्रोन जिसको आप इंटरसेप्ट भी नहीं कर पा रहे, $12.7 मिलियन की मिसाइल के साथ। तो ये है डिस्प्रपोर्शनेट वॉरफेयर। एंड देखो सिंपल बात है, ये है वॉर ऑफ एट्रिशन। वॉर ऑफ एट्रिशन ये होता है कि देखते हैं लड़ते रहते हैं, देखते हैं कौन देश बचता है इतने टाइम के बाद। क्योंकि वो देश बचेगा जिसका पूरा वॉर लड़ने का प्रोसेस ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। देखो इरानियंस तो अपना देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं एंड अपने सॉइल पे लड़ रहे हैं, तो उनके लिए तो कॉस्ट कम है ही है। पर अगर आप अमेरिकन की बात करो तो ये देखो ये हशर हो रहा है उनका। एंड अगर इनकी और बात करें, अमेरिकन की सप्लाई चेन भी इतनी बुरी तरह बिगड़ चुकी है कि अपने सेलर्स को, अपने मरीन्स को एक वक्त का खाना नहीं दे पा रहे हैं ढंग का ये लोग। अब देखो ईरान के एयर डिफेंस के बारे में बात करनी जरूरी है, क्योंकि गोइंग इनटू दिस वॉर हमें ये पता था कि ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन्स बहुत ज्यादा डेडली हैं, बट सबको ये लग रहा था कि ईरान का एयर डिफेंस तो है ही नहीं। देखो जब 2025 में इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तब तो ये बात क्लियर थी कि शायद ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव ही नहीं है, या अगर है तो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। पर अब ये जो 2026 का वॉर है इसमें ये क्लियर हो गया कि नहीं, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एग्जिस्ट करता है। एंड बहुत क्रेडिट आई गेस इसमें रशिया और चाइना को देना पड़ेगा। कितने सारे जेट्स ईरान ने शूट डाउन किए हैं। एंड देखो जब हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो चाहे चाइना के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें या रशिया के S-300 S-400, इनका एक पर्पस है कि जेट को शूट डाउन करना है, मिसाइल को शूट डाउन आप नहीं कर सकते। तो ईरान ने यही बेसिक प्रिंसिपल अपनाया। उन्होंने अपने एयर डिफेंस को यूज किया US के फाइटर जेट्स को शूट डाउन करने के लिए। एंड भले ही अमेरिकन जो भी बोलते रहे इंटरनल कोई फ्लॉ हो गया था या कुवैत के ही एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको उड़ा दिया था, व्हाटएवर इट इज, अमेरिकन ये क्लेम करते रह गए कि वी हैव फुल कंट्रोल, हम ना एकदम एयर स्पेस कंट्रोल कर रहे हैं ईरान का। बिल्कुल भी नहीं है। एंड रिपोर्ट किया जा रहा है कि अपार्ट फ्रॉम S-300 S-400 एंड चाइना का HQ-9, ये ईरान के पास मैन पैड हीट सीकिंग मिसाइल्स हैं जो कि बेसिकली लाइक अ रॉकेट लॉन्चर भी शोल्डर माउंटेड ऐसे लॉन्च हो सकती हैं। तो ये बताया जाता है अमेरिकन की तरफ से कि देखो हमारे जो F-35 है वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, वो रेडार से नहीं डिटेक्ट होता। तो भाई ठीक है, रेडार से डिटेक्ट करने की उतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत भी नहीं है। हम ऊपर से थ्रू आवर सैटेलाइट नेटवर्क ये देख सकते हैं पूरा बैटलस्केप, कहाँ पे कौन सा एयरक्राफ्ट है। फिर हम ये जो हीट सीकिंग मिसाइल्स हैं इनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एयरक्राफ्ट होगा हीट तो एमिट करेगा ही ना। तो ये हीट सीकिंग मिसाइल्स को यूज करके ईरानियंस ने काफी सारे एयरक्राफ्ट गिराए हैं अमेरिकन के। यहाँ पे ईरान की एयर डिफेंस स्ट्रैटेजी की भी दाद देनी पड़ेगी। देखो इनके पास मेजॉरिटी जो सिस्टम है वो अंडरग्राउंड रखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं इन अ सेकंड। इतने दिन वॉर के बीत गए, शायद 1 या 2 एयरक्राफ्ट को ही शूट डाउन किया होगा इन्होंने इन दी अर्ली डेज ऑफ वॉर। फिर उसके बाद एकदम से खबर आने लगती है कि इतने सारे एयरक्राफ्ट गिराने लगे ये लोग, इतने सारे ड्रोन्स गिराने लगे। तो इसमें प्रोफेसर टेड पोस्टोल का ही ऑब्जर्वेशन था कि इन्होंने सारी चीज़ें अंडरग्राउंड रखी हुई है एंड ये अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तभी बाहर निकालते हैं व्हेन दे फील दैट देयर इज अ गुड चांस ऑफ हिटिंग एन एयरक्राफ्ट। तो इन्होंने F-35 को भी हिट किया, F-15E को भी हिट किया है एंड इनके बहुत सारे एक्सपेंसिव ड्रोन्स को हिट किया है। तो जो ईरानियन एयर डिफेंस है वो मिसाइल्स को नहीं शूट डाउन कर सकता, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बट वो एयरक्राफ्ट को हिट कर सकते हैं एंड ये बहुत ही गेम चेंजर रहेगा आगे वॉर में, अगर वॉर रिज्यूम होता है तो। सबसे बड़ी प्रिपरेशन जो ईरान ने की है फॉर दिस वॉर इन माय ओपिनियन वो ये है कि इन्होंने पूरी अंडरग्राउंड शहर के शहर बनाए हुए हैं। तो ईरान ने कितने सालों से अमेरिकन एंड इजरायली स्ट्रैटेजी देखी है, खास तौर पे अगर बात करें ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की, जो बेसिकली इराक वॉर था,
तब ईरानियन सोल्जर्स को कोई चांस ही नहीं दिया। अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम ने सिर्फ एंड सिर्फ एयरफोर्स यूज करके ही पूरा वो वॉर जीत लिया। तो दे न्यू कि जो हमारा एनिमी है उसकी एयर सुपीरियोरिटी रहने वाली है, उसके बारे में हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो हमारे पास कोई बड़ी एयरफोर्स तो है ही नहीं। साथ ही में जो उनकी स्ट्रैटेजी थी शॉक एंड ऑ की, विच वॉज बेसिकली कि तुरंत कुछ ही टाइम में सारी डिसेबल कर दो कमांड पोस्ट, पूरा जो कमांड सेंटर है उसको पैरालाइज कर दो। अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाऊं तो इतनी भारी बमबारी करो, इतनी भारी बमबारी करो, सब चीज पर बमबारी कर दो कि कुछ बचे ही ना। तो यहीं से ईरान ने सोचा अगर हमको इनके खिलाफ जंग में खड़े रहना है, हमें अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज बनानी पड़ेंगी जो कि इनकी एयरफोर्स टच ही ना कर पाए, बम फोड़ते रहे कुछ भी ना हो। एंड ये स्ट्रैटेजी इंस्पायर हुई है सोवियत यूनियन से एंड बिलीव इट और नॉट नॉर्थ कोरिया से। तो इन्होंने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज बनाई, पूरा अपना मिसाइल प्रोग्राम डेवलप किया कि भाई हम बिल के अंदर बैठे बैठे ही, अंडरग्राउंड रहते ही हम इतना ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकें इनको, इतना ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकें। एंड इन टर्न जब ये लोग बमबारी करें तो ये सिर्फ नॉन स्टॉप पहाड़ को ही फोड़ते रहे, पहाड़ को ही फोड़ते रहे। फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ वॉर में लगातार अमेरिकन एंड इजरायलीज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान को टारगेट कर रहे थे, जहां पे बेसिकली बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं। एंड वन कुड गेस कि ये बेसिकली अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, पर आप इन अंडरग्राउंड सिटीज को कैसे टारगेट कर पाओ? तो ईरान ये क्लेम कर रहा है कि उनके हर 31 प्रोविंसेस में हर एक के अंदर एक मिसाइल बेस है। ये बेसिकली एक नेटवर्क है ऑफ टनल्स जो कि 6 to 10 मीटर्स हाई है एंड अबाउट 6 मीटर्स वाइड है। एंड ये जो मिसाइल सिटीज हैं, ऊपर पहाड़ है एंड नीचे इतने गहरे हैं, बताया जा रहा है कि 30 to 80 मीटर्स है, जबकि जो IRGC के जो कमांडर है वो क्लेम करते हैं दैट वो ऑलमोस्ट 500 मीटर्स, ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर अंडरग्राउंड है। ये बताया जा रहा है कि ये जो फैसिलिटीज हैं ये अपने आप एकदम अलग ही फंक्शन करती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट पावर सप्लाई सिस्टम है कि भाई अगर कोई भी स्ट्राइक वाइक हो जाए तो नीचे इनके पास सफिशिएंट पावर रहे, लाइट है, यहाँ पे वेंटिलेशन है, पूरे के पूरे शहर हैं बेसिकली। यहाँ पे पूरे के पूरे रेल मैकेनिज्म है एक एक बैलिस्टिक मिसाइल को अपने लॉन्च साइलो तक लाने के लिए। एंड इनका जो एग्जिट है वो भी कैमोफ्लेज्ड है। तो अगर आपने ये वाला वीडियो देखा हो, कैसे ऐसा लगता है कि पूरा रेगिस्तान है, एकदम से मिसाइल बाहर निकलती है, कोई चांस नहीं है, कोई चांस कि अमेरिकन एंड इजरायलीज इसको पेनिट्रेट कर पाए। एंड इतना ही नहीं, इनके पास अंडरग्राउंड एयर बेसेस हैं शाह के टाइम से, फिर उसके बाद सद्दाम हुसैन की भी कोई फ्लीट इनके पास रखी थी फॉर सम टाइम, उस सब उन्होंने सद्दाम हुसैन को वापस नहीं किया इनके पास, तो उनको रखने के लिए भी अंडरग्राउंड पूरे एयर बेसेस हैं। एंड ये अंडरग्राउंड एयर बेसेस में ये अपने ड्रोन्स भी रखते हैं, अपने बाकी और लॉन्ग रेंज वेपन्स भी रखते हैं। आपने बहुत सुना होगा वेस्टर्न मीडिया में कि वो बताते रहते हैं अरे इतने मिसाइल लॉन्चर डिस्ट्रॉय कर दिए, ये कर दिया, इनका जो मिसाइल सिटी का प्लान था वही बैकफायर कर गया। अरे भाई बात सिंपल है, अगर आपने इनके मिसाइल लॉन्चर्स डिस्ट्रॉय कर दिए तो इसका मतलब आप वॉर जीत रहे हो, आप क्लियरली वॉर जीत नहीं रहे हो। एंड ईरान उसी रेट पे कंटिन्यूसली मिसाइल्स फायर करे जा रहा है, इसका मतलब आप नहीं खत्म कर पाए इनकी मिसाइल सिटीज। ईरान की वॉर स्ट्रैटेजी का की पार्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के, उस पर हम कैसे कंट्रोल कर सकें, उस पर्टिकुलर पर्पस को सर्व करती है ईरान की नेवी। देखो इनके पास कोई ऐसे फैंसी डिस्ट्रॉयर्स या एयरक्राफ्ट कैरियर्स ये सब नहीं है, बट इनकी नेवी वो पूरा काम कर सकती है जो ये काम उससे करवाना चाहते हैं, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल करना। एंड इसके लिए भी इन्होंने अबव ग्राउंड कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ अंडरग्राउंड है। इनके पास छोटी छोटी बोट्स हैं, ठीक है, बहुत ही अल्ट्रा सुपर फास्ट बोट्स, अंडरग्राउंड सबमरीन्स हैं, अंडरग्राउंड ड्रोन्स हैं। इनके पास ये जो फास्ट बोट्स हैं दे आर लोडेड विद एम्यूनिशन जो कि बहुत प्रिसाइजली किसी भी एनिमी को हिट कर सकती हैं। ट्रंप भले ही बोलते रहे कि ईरान की नेवी को ख़त्म कर दिया हमने, ये कर दिया वो कर दिया, अरे असलियत ये है कि उनको बहुत बड़ी नेवी की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज इनको वो पर्पस सर्व करना है बेस्ड ऑन द एनिमी दे आर फाइटिंग। एंड ईरान की नेवी का क्या पर्पस है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करना, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं ये? इनको हर एक शिप को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि अभी इंडियन शिप्स के साथ हुआ, 2 इंडियन शिप्स, आप 1 या 2 को हिट करोगे, इंश्योरर्स शिप्स को इंश्योरी करना बंद कर देंगे, स्ट्रेट वैसे ही बंद हो जाएगा। एंड देखो कोई भी वॉर हो, आप अकेले तो जीत नहीं सकते हो, आपके पास एलाइज होने चाहिए। एंड रशिया और चाइना ईरान के आज के डेट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलाइज हैं। ये भी रिपोर्ट्स आई हैं जिनको चाइना डिनाई करता है कि ईरान ने सीक्रेटली एक्वायर की थी चाइनीज स्पाई सैटेलाइट, एंड ये बहुत ही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देती है, टारगेटिंग इंफॉर्मेशन टू ईरान। इसके अलावा रशिया भी फुल फ्लेजेड इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन देता है ईरान को, जिससे वो टारगेट कर सकें, एकदम पिन पॉइंट टारगेट कर सकें उनके बेसिस की, ठीक है। एक अगर छोटे होटल को भी टारगेट करना हो दुबई में तो उसको भी पिन पॉइंट टारगेटिंग से टारगेट कर पाए। तो बेसिकली रशिया वही सेम गेम खेल रहा है अमेरिका के साथ जो अमेरिका ने उसके अगेंस्ट खेली थी रशिया यूक्रेन वॉर में। यूक्रेन कैसे टारगेट कर पाता है इतनी पिन पॉइंट रशिया के अंदर? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसको पूरी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन देता है।
तो अब रशिया ने बोला ठीक है तुमने ये किया, अब मैं भी ये सेम चीज़ करूंगा, मैं भी पिन पॉइंट टारगेटिंग इन्फॉर्मेशन दूंगा ईरान को। एंड जहाँ तक चाइना का बात है कि भाई चाइना ने किस तरीके से ईरान को हेल्प किया है, तो उस टॉपिक पर तो हमने एक पूरा वीडियो ही बनाया, उसको ज़रूर चेकआउट करना। देखो इस वॉर में एक चीज़ साबित हो गई बहुत क्लियरली कि अमेरिका जो बताती है अपने आप को दी ग्रेटेस्ट दी मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड, जिसके हैं मोर देन 800 मिलिट्री बेसिस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ये चीज़ साबित कर दी ईरान ने कि आपके जितने भी बेसिस हों 800 से ज़्यादा पूरे दुनिया में, जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है, दे आर डिफेंसलेस, उनको मिनटों में उड़ाया जा सकता है। जिस तरीके से ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इतने सारे बेसिस, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बेसिस इन द रीजन, इन द मिडिल ईस्ट रीजन, उनको तबाह कर दिया।